हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। हम जीओसी पढ़ रहे थे और उसमें हमने अपने दो टॉपिक्स को कवर किया है, जो है हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड फिजन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीओसी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से हम अपनी मेन जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए और रेगुलरली जैसे ये टॉपिक ख़त्म होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। किसी भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, MS चौहान आप ले सकते हैं या मॉडर्न ABC ले सकते हैं। कोई भी कंपटीशन की बुक आप लोग ले लीजिए और उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में सबसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं। हमें पाई मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, हमें सिर्फ उनसे ही मतलब है। अब ये इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं? जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है और ये इलेक्ट्रॉन, तो हमें सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन से मतलब है। हमें अगर मैं ऐसा बॉन्ड बनाऊं तो ये एक पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा हो गया। हमें पाई इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन से मतलब है। और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन से बना है, वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, मतलब हल्का सा अपनी जगह से दूर चले जाएंगे, पास आ जाएंगे। मतलब बेसिकली अगर दो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंटर में होने चाहिए शेयरिंग के थ्रू, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना रह के इधर आ जाते हैं। चाहे तो B के पास आ जाएंगे, चाहे तो A के पास आ जाएंगे। अब कैसे जाएंगे वो हम आगे समझेंगे। तो बेसिकली हम इंडक्टिव इफेक्ट में बात किसकी करते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहलाता सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए ताकि बाद में पढ़ने में इजी रहे और समझ में आए। तो डेफिनेशन लिखते हैं, देयर इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन displacement occur from lower electronegative atom to higher electronegative atom। ठीक, और ये हमारी हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन एक सिंपल लैंग्वेज में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक, डिस्टेंस डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ 3 ही कार्बन तक वर्क करेगा। 1 2 3 4 5, हमने 5 कार्बन की चेन ले ली। और अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को लगाना चाहें तो इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ 3 ही कार्बन तक काम करेगा। 4th और 5th कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हम इसे बोल रहे हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब हम समझते हैं, जैसे सपोज़ मैंने एक कोई कार्बन चेन ले ली, हाइड्रोजन वगैरह मैं अभी वैलेंसी नहीं इसकी एडजस्ट कर रही हूँ, बस हम देखेंगे, समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो क्या रहा है।
इसमें यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया ए ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ मूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ मूव हो रहे हैं, तो ए पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा कि नहीं भाई। जब इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज ही तो है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी इसके पास ज़्यादा हो गई तो पार्शियल माइनस चार्ज आ गया, इस पे से नेगेटिव एनवायरनमेंट थोड़ा कम हो गया तो पार्शियल पॉजिटिव आ गया, यही हो गया। अब ये ग्रुप क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेज रहा है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, भाई ले जाओ तुम इलेक्ट्रॉन ले जाओ मुझसे। जब दे रहा है तो डोनेट कर दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया ये। अभी मैं यहाँ पे अब मैं अगेन एक कार्बन चेन ले लेती हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कोई और ग्रुप लगा रही हूँ। सपोज मैंने बी ग्रुप लगा दिया, ठीक। अब ये बी ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपनी तरफ खींच रहा है। इस वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो बी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब बी की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो बी के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सी के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, भाई आ जाएगा ना। तो जब ये चार्ज आ जाएगा, इस वजह क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा बेसिक बात ही है। देखिए मैंने 3 कार्बन लिए, एक पे मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव और एक पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से कार्बन की ज़्यादा है। सोचो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। ये शेयर्ड पेयर जो है, इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही, अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है वही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये कार्बन पे भाई पहले देखो, ये वाला कार्बन न्यूट्रल है, तो 1 2 3 मैंने नंबरिंग कर दी। कार्बन 3 जो है वो न्यूट्रल है, ना ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है, कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फ़िलहाल। और इस पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन 2 पे, 2 की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव को ही तो अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इस वजह से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। ये इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन समझो, इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ये लेगा भाई, ये तो देगा ना, ये कहेगा भाई मुझसे ले लो कोई नेगेटिव चार्ज। और जब ले लेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कुछ कम हो गई। इसके ये तीनों आपस में, मैं बता रही हूँ, तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो C+ की सबसे ज़्यादा, फिर C न्यूट्रल की, उसके बाद आते हैं C- पे, क्योंकि ये टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो ही नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है, टेंडेंसी टू डोनेट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट करना चाहता है, ये अट्रैक्ट करना चाहता है और ये कुछ भी नहीं चाहता। तो क्या हुआ
कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से इसकी पावर ज़्यादा बढ़ गई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की। ये कुछ नहीं कर रहा, ये भाई ले नहीं रहा तो कम से कम दे भी तो नहीं रहा, तो इस वजह से ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, अब बेसिकली ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, ठीक, दो कौन कौन से, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव। तो आई इफेक्ट जो होता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ये दो टाइप का होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि हमने कोई कार्बन चेन ले ली, उस पर हम एक कोई ग्रुप लगा रहे हैं, ये हमने ग्रुप लगा दिया, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जब दे रहा है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इतना हमने देखा था। और हम क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही जब प्रेजेंट होता है तो इस ग्रुप की वजह से हम इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक, माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इसका अपोजिट, हमने ग्रुप लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये माइनस चार्ज शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके 3 मेन पॉइंट आप उनको स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा स्टार पॉइंट कि इंडक्टिव इफेक्ट वर्क अप टू 3 कार्बन, ये बस यहाँ तक ही वर्क करेगा, इस कार्बन पे नहीं करेगा। ठीक, और तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि ये जनरेट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको स्टार बना के नोट करें कि इंडक्टिव इफेक्ट एक तो परमानेंट इफेक्ट है, वर्क अप टू 3 कार्बन, और ये जनरेट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को। ये मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं कर रहा, ये सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर ही पूरी प्रोसेस हो रही है, और बस इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं। एक शिफ्ट नहीं, मतलब कंप्लीट शिफ्ट नहीं हो रहे, पार्शियली हल्का सा बस डिस्प्लेस हो रहे हैं, शिफ्ट इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लस आई इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए प्लस आई इफ़ेक्ट। प्लस आई इफ़ेक्ट क्या है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए, यही वाला तो एग्जाम्पल हम देख रहे थे। इसमें क्या होता है
कि प्लस आई इफेक्ट में ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ जाते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही तो हम देख रहे थे भाई, इस पे डेल पॉजिटिव आ रहा था, इस पे डेल नेगेटिव आ रहा था। इस वजह से कार्बन चेन जो है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें, कहाँ से? फ्रॉम ग्रुप टू कार्बन चेन। भाई ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो ये इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब एक हम ऑर्डर देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है कि कौन सा ग्रुप के पास कितनी पावर है प्लस आई इफेक्ट को शो करने की। ठीक है, तो ये ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर में क्या है भाई, इसको आप याद कर लें, रट लें, चाहे जैसे भी करके, बट ये ऑर्डर ही अल्टीमेटली आपके काम आने वाला है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वो क्वेश्चंस इसी ऑर्डर के थ्रू सॉल्व होते हैं। इस ऑर्डर को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई अभी कर दे इस ऑर्डर को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मैंने ज़ीरो लिख दिया। इस ऑर्डर को मैं थोड़ा अभी सिंप्लीफाई कर देती हूँ, जिस वजह से आपको थोड़ा इजी रहे। देखिए, प्लस आई इफेक्ट में हमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा पीरियोडिक टेबल, अगर आप देखें BCNOF नी, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि नहीं। अब हमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, तो जब मैं ऑक्सीजन की बात करूँगी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। मतलब कि नाइट्रोजन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को टाइट बाइंड करके रखा है, भाई कस के पकड़ के रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को। तो देने के लिए आसानी से कौन दे सकता है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये थोड़ा सा कम टाइट पकड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन को। और नाइट्रोजन से ज़्यादा आसानी से दे सकता है इलेक्ट्रॉन कार्बन, कार्बन से ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन बोरॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को हमें देना है प्लस आई इफेक्ट में। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन नाइट्रोजन से ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये इस वजह से नाइट्रोजन से आगे आ गया। आप स्टार्टिंग में देखिए ना, स्टार्टिंग की जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ है वो पहले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आसानी से दे सकता है ऑक्सीजन से, तो इसे पहले लगा दिया। उससे भी पहले दे सकता है कार्बन, तो हमने कार्बन लगा दिया। अभी इन दोनों में कैसे कंपेयर करें? अगर मैं इस ग्रुप को ओपन कर दूं तो ये ग्रुप कुछ ऐसा है। अभी ये नेगेटिव डीलोकलाइजेशन में है, तो फ्री ऑक्सीजन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। फिर ये अब टर्शरी को ओपन करें ज़रा, CH3 CH3 CH3, ये ग्रुप खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। ये ग्रुप, तो जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई 3 बढ़ा रहे हैं, 3 नेगेटिव, डेल नेगेटिव आ गया, तो ये ग्रुप पूरा का पूरा
इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकते। भाई ये कार्बन है, इस पे जब 3 नेगेटिव आ गए, डेल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो ये आसानी से दे सकता है। इस वाले पे सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम डोनेट करेगा। इस पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम। तो ये टर्शरी पहले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। 0 डिग्री कार्बन। अब ये और ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बाकी तो सब आप लोग याद भी कर लोगे, यही 3 में कंफ्यूज होगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में अपने रख लें कि ट्राइटियम की प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, जो कि है माइनस आई इफेक्ट। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई का मतलब क्या है कि हमने एग्जाम्पल जो देखा था उसे ही हम वापस से समझते हैं। बी, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से इस पे ये मतलब ये माइनस आई इफेक्ट को शो कर। ठीक, अब इसकी भी कुछ बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन से कहाँ जा रही है, ग्रुप की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज हो रही है कार्बन चेन की। ठीक, और उसके बाद कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम कार्बन चेन टू, कहाँ पे, अरे कहाँ पे भैया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर वो भी छोड़ो, कार्बन चेन टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। मैंने डी लिख दिया गलती से, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, अब इसका भी एक ऑर्डर होता है कि कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट को ज़्यादा इजीली शो करेगा। अब उसमें हमने देखा था प्लस आई में इलेक्ट्रॉन देना था, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन लेना है, तो लेगा कौन, जो क्या है, कैटायन। तो कैटायन की जो स्पीशीज़ हैं ये पहले रहेंगी। काफ़ी बड़ा है ये वाला ग्रुप। अभी मैं आपको समझाती हूँ। इस ग्रुप में क्या है कि देखिए, आप पहले तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ सबसे पहले है, और सबकी सब क्या है, नाइट्रोजन। भाई इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, NF3 सबसे ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। दिमाग आप लगाइए, एक तो ये नाइट्रोजन ऊपर से पॉजिटिव, दूसरा इसके ऊपर 3 हमने फ्लोरीन लगा दिए,
और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा भाई वो आपने ऑर्डर देखा नहीं, BCNOF नहीं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। क्यों? एटॉमिक साइज़ भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट बहुत तेज़ करता है ये, इस वजह से 3 ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं भैया इससे। जब पॉजिटिव है, पहले इलेक्ट्रॉन कम है, ऊपर से खींचे भी जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा कम हो गए, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अगेन NR3, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फिर हमने इसको पहले क्यों लगाया, इसको इनको हमने पीछे लगा दिया, जबकि ये इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे ये स्टेबलाइज कर रहा है। भाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, रियलिटी ये अगर हम ये मॉलिक्यूल देखो, इसके एग्जिस्टेंस पावर थोड़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दिस एंड दिस, ये थोड़ा सा ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा, तो जब ज़िंदा रहेगा तभी तो कुछ खाएगा पिएगा, जब ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो खाना कैसे खाएगा। इसलिए ये एग्जिस्ट ज़्यादा टाइम तक कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज़्यादा बढ़ गई। ये थोड़े इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, तो कम टाइम तक एग्जिस्ट करेंगे, इस वजह से इन्हें हमने पीछे लगा दिया। NO2, फिर CN और NO2 है, फिर CN है। NO2 की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से, बाकी आगे ये ऑक्सीजन इस तरह से है, तो ये ऑक्सीजन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये डीलोकेलाइजेशन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा क्योंकि डीलोकेलाइज है, इस वजह से ये जो है नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है। अब इसी तरह से बाकी के सारे ग्रुप भी हैं। फ्लोरीन, जैसे आप यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन के बाद अब कार्बन है, सबसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो है, तो नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, अब कार्बन का नंबर आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद अब कार्बन का नंबर, तो अब कार्बन स्टार्ट हो रहा है, साइनाइड इस तरह से होता है। ये पाई बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। उसके बाद CHO की भी वही स्टोरी, यहाँ पे जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके बॉन्ड बना सकता है, COR वगैरह, इस तरह से ये सारी चीज़ें। CHO का भी यही चीज़ हो गई, COR में भी, अब देखो CHO और COR, CHO का क्या था, ये स्ट्रक्चर था, COR का ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, सेम वही चीज़ हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड, लेकिन CHO की इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा है COR से, ठीक, क्यों, ये पूरा मॉलिक्यूल ये सब सेम है, सिर्फ R है और यहाँ H है, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को देखें और कार्बन, इस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ, अरे जब हम यहाँ से यहाँ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बोला बढ़ रही है, ठीक है, तो क्योंकि R कोई ग्रुप है, बड़ा है, ये इसके आसपास क्या कहते हैं, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे H कोई छोटा ग्रुप है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर सी बात है ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर सी बात है कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, तो इसको कम करना चाहिए, बट कर क्या रहा है, CHO ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, CRO कम अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर बच्चे,
स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन छोटा और R कुछ भी हो सकता है। कम से कम अगर हम R को CH3 भी लेते हैं तो CH3 इस टाइप से ही तो होगा। यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन, तो ये थोड़ा बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से थोड़ा सा क्योंकि छोटा है स्ट्रक्चर, इसका छोटा साइज़ है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को ये इसके कंपैरिजन हल्का सा कम अट्रैक्ट करता है, तो पावर इसकी बढ़ गई। अब ऐसे करके ये हमारी पूरी एक सीरीज़ है। क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछा गया था इधर से कि OR जो है -I इफेक्ट ज़्यादा अच्छा शो करता है OH से, क्यों? अगर मैं OR की बात करूँ, ये यहाँ मैं हाइड्रोजन थोड़ा मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, काफ़ी खिचड़ी मच गई। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया। अब हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब क्योंकि देखो R का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हाइड्रोकार्बन ही होगा। सपोज़ मैं यहाँ पे CH3 ले रही हूँ और यहाँ पे CH3। अभी क्या है, हाइड्रोजन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आएगा, बल्कि इधर मैं बता रही थी कि साइज़ का फैक्टर भी एक कंसीडर किया गया है, बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं। इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है CH3 से, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू OH ग्रुप। इस वजह से OR की -I इफेक्ट जो है ज़्यादा होता है OH से। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव है, इस वजह से इसका -I इफेक्ट ज़्यादा, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर ये आता है। तो ये हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है -I इफेक्ट की। इसको आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपके इसी सीरीज़ से सॉल्व होने हैं, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट की सीरीज़ से। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। थोड़े से पहले हमें एसिडिटी का एक फैक्टर बचा हुआ है जिसको हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है। एसिडिटी क्या होती है बच्चे? टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन। ठीक, एक मॉलिक्यूल है HA, ये H+ और A- में ब्रेक हो। ये जो स्पीशीज़ है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक, अगर A- हमारा स्टेबल बना तभी तो H+ रिलीज़ होगा आसानी से। भाई A एटम जो है माइनस चार्ज के साथ अगर स्टेबल हुआ तभी तो यह हाइड्रोजन को जाने देगा, सिंपल सी बात है। तो अगर H+ ईजीली डोनेट होता है, यहाँ पे लिख लो डोनेट, अगर H+ ईजीली डोनेट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर H+ ईजीली डोनेट नहीं होता है, ईजीली नहीं डोनेट होता, तो हम बोलेंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, मतलब स्टेबल A- बनाएगा, और वीक एसिड अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, मतलब अनस्टेबल A- बनाएगा। ठीक, अब हम कैसे पता करेंगे कि H+ जो है ये एसिडिक है कि नहीं? भाई ये जो H+ निकल रहा है ये एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक हाइड्रोजन को जो इजीली निकाल देता है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन को जो इजीली निकालेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो इजीली नहीं निकालेगा वो बन जाएगा वीक एसिड। और
H+ ईजिली कब निकलेगा, जब A- या कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल बनेगा। ठीक, अब एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक H+ नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन, इसको पहचानने का हमारे पास दो रास्ता है। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है, एक तो ये। दूसरा कि कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है जस्ट, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप के, ये ग्रुप है, इसके अल्फ़ा पोजीशन पे, ये अल्फ़ा का कार्बन, अल्फ़ा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को मैं थोड़ा अलग अलग दिखाती हूँ ताकि समझ में आए। ये कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, अरे अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन, और ये दोनों एसिडिक हैं, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन पहचानने का एक मेथड, हम कैसे पहचानेंगे? डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक इन नेचर। कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन, और ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये एक हमारा क्वेश्चन है, इसको 1 2 जो भी आप नंबरिंग देना चाहें, और ये क्वेश्चन में हमें बताना है एसिडिटी का ऑर्डर, कि कौन से मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एसिडिक है और सबसे कम कौन सा है। ठीक है, एसिडिटी का ऑर्डर हमें बताना है। तो इसके लिए हमने अभी भी क्या देखा, एसिडिक कौन होता है, जो H+ को आसानी से दे, एसिडिक हाइड्रोजन निकाले भाई, वही तो एसिडिक है। तो हम एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, यही। ठीक, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसे पता? हम अगर स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको बताया, मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ, COOH इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, तो वो एसिडिक इन नेचर हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा देती हूँ। भाई हाइड्रोजन का निकलना, एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल ही तो क्या है, एसिडिटी ही तो है। अब मैंने हाइड्रोजन हटाया और इन सब पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में निकलेगा, तो जब ये प्लस के फॉर्म में निकलेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ही तो आएगा। इस वजह से हमने सब पे नेगेटिव लगा दिया। अब हमें बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कौन, मतलब एसिडिटी किसकी ज़्यादा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो एसिडिटी जो है वो कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा आता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट को लगा के एसिडिटी का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। कैसे देखेंगे, देखो इस पे नेगेटिव है ना। अब कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई एटम है, वो क्या होना चाहता है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहता है। अब ए एटम न्यूट्रल कब होगा, जब इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बी न्यूट्रल कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तभी तो न्यूट्रल होगा भाई। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव कब न्यूट्रल होता है, जब इलेक्ट्रॉन को निकालता है। मतलब अब ये या तो इलेक्ट्रॉन अपना निकाल ही दे, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भाई
इस पे इलेक्ट्रॉन निकाले यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे, या A+ कैसे न्यूट्रल होगा, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी बढ़ा ले या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रिमूव करने का कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये कम करेगा। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये चाहेगा कि यहाँ जो लगे हुए ग्रुप हैं मेरा इलेक्ट्रॉन ले लें, तो मुझे थोड़ा कम फील होगा। तो अब हम इन ग्रुप पे आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो सेम है चारों मॉलिक्यूल, ठीक है, ये पार्ट सेम है। डिफरेंस कहाँ है, बस इनमें। अब यहाँ पे अगर आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट का ऑर्डर याद हो तो आपका बड़ा काम आने वाला है। देखिए, इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो NF3 का सबसे ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा था। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, D। उसके बाद CN आता है। अगर आप ऑर्डर आपको याद हो, ऑर्डर याद करना पड़ेगा आपको, तो उस इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है उसके बाद CN का होता है, फिर CN, फिर आते हैं हम NO2 पे, NO2, और लास्ट में हमारा आएगा B, ठीक है। ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, और ये भी पुल कर रहा है, बट CH3 ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दे रहा है का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये बोल रहा है भैया हमारे पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन है, तुम और दिए जा रहे हो, तो ये अनस्टेबल बना रहा है, इस वजह से लास्ट में। और सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो गया, D, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से हमारे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं जो कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट की, जिससे हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना है कि क्या रहेगा, ठीक है। अब वापस से हम पहले तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, H+, ठीक। तो जब हमने H+ रिमूव कर दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया -। अब बारी आती है इनकी, ठीक है। इनमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा सेम है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक चारों के चारों सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पे हमें पता चलेगा, इस पोजीशन पे। तो प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आँख बंद करके सबसे पहले तो C हमारा मोस्ट एसिडिक इन नेचर हो गया, ठीक है। अब अगर हम ऑर्डर हमें पता हो तो CF3, समझ पा रहे हो, -I शो कर रहा है, ये भी -I शो कर रहा है, ये +I शो कर रहा है, और ये जो है ये भी -I शो कर रहा है। तो यहाँ पे C के बाद कौन सा आने वाला है, D, और D के बाद क्या आएगा आपका A, और लास्ट में जाएगा B, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, +I शो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया एसिडिटी का। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लिखिएगा, एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है pKa। pKa क्या है, pH, जैसे हम pH लिखते हैं ना वैसे pKa है। जब हम एसिडिटी पढ़ते हैं तो एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन से एसिडिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है Ka के। ये हम आगे उसमें फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल आप ये देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आता है। एसिडिटी कभी कभी पूछ लेता है तो आप एसिडिटी बताएंगे, और कभी कभी Ka का ऑर्डर पूछ लेता है, Ka। तो एसिडिटी और Ka का ऑर्डर सेम होगा। कभी कभी ये पूछ लेता है pKa का ऑर्डर बताइए। तो आप इतना याद रखिए,
कि जो एसिडिटी का ऑर्डर है उसी का अपोजिट हो जाएगा pKa का ऑर्डर, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में एक डेरिवेशन है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के, जो कि हम वहाँ देख लेंगे। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को याद करिए। एसिडिटी, ये एक फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका फार्मूला छूट गया था, तो जहाँ आपने एसिडिटी लिखा है वहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा। ये एक अगला क्वेश्चन है एसिडिटी का, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक रूल समझना पड़ेगा। वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है जिसको हम बोलते हैं DNP रूल। इम्पॉर्टेंट है, अपने नोट्स में आप लोग मेंशन कर लीजिए। DNP रूल छोटा सा ही है, नाम की तरह D की प्रायोरिटी ज़्यादा, फिर N की और फिर P की। अब P क्या है, पावर, नाइट्रोजन क्या है, नंबर, अरे N क्या है, नंबर, और D क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, पावर किसकी, पावर ऑफ इफेक्ट। नंबर किसका, नंबर ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट का नंबर। डिस्टेंस किसका, इफेक्ट का। और इफेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, आई इफेक्ट। तो प्लस आई और माइनस आई दो ही तो होते हैं, तो प्लस आई या माइनस आई की पावर, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट का नंबर, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट का डिस्टेंस, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस रूल को अप्लाई कैसे करना है हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एसिडिटी पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आप एसिडिक H निकाल दीजिए भाई। ठीक है, एसिडिक H, और इन पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज। ठीक है, एसिडिक H हमने निकाल दिया, माइनस चार्ज आ गया। अब हमें माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, या फिर हमें माइनस चार्ज को थोड़ा सा कम करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है। तो जो आसानी से कम कर देगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा, जो नहीं कम करेगा वो। अब जैसे यहीं पे आप देख लीजिए CH3 है, आप देख के क्या बोलेंगे कि CH3 तो भैया प्लस आई देता है, ये माइनस आई देगा ही नहीं, ए सबसे वीक एसिड है ना। बट नहीं, ये हम इन वाले ग्रुप को कब देख रहे थे, जब यहाँ सेम हो रहे थे, ये एरिया सेम हो रहा था कि नहीं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतना सेम है, ये सब डिफरेंट है। ठीक है, तो CH2 सेम हो गए, बट ये दोनों तो डिफरेंट है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा DNP रूल। DNP रूल में क्या, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस में सबसे कम डिस्टेंस या माइनस चार्ज से सब अटैच, डायरेक्टली जो अटैच है कार्बन, उस पे जो ग्रुप लगा है वो कैसा है, पहले हम इस कार्बन को चेक करेंगे। ब्रोमीन में माइनस आई होता है और आई भी माइनस आई होता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ब्रोमीन है तो सिर्फ एक माइनस आई लग रहा है। यहाँ पे दो आई है तो दो दो माइनस आई लग रहा है। पहले हमने क्या देखा, डिस्टेंस, नंबर 2 वाले कार्बन को चेक किया। अब हम देख रहे हैं जब डिस्टेंस सेम हो गया भाई, Ci2 और Cbr का डिस्टेंस सेम है कि नहीं सेम है। अब हम देख रहे हैं नंबर। ठीक है, नंबर में ज़्यादा क्या है, Ci2 दो माइनस आई लगा रहा है, इस वजह से A जो है वो ज़्यादा अच्छा एसिड हो गया D के कंपेयर। इतना हमने समझा। ठीक, अब उसके बाद इस वाले कार्बन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस अगेन सेम, नंबर पे आते हैं। नंबर में क्या, यहाँ पे 3 माइनस आई लग रहे हैं, 3 माइनस आई, और यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लोरीन है
एक माइनस आई, एक माइनस आई, 2। यहाँ पे 3 आयोडीन है तो 3 3 माइनस आई लग रहा है, तो नंबर ज़्यादा हो गया इसका। तो सी जो है वो ज़्यादा एसिडिक है बी से। इतना हमने समझ लिया, ठीक। अब भैया इनको अगर हम ऐड कर दें तो पहले तो ए और डी आएगा, ए डी, उसके बाद सी भी बचता है तो सी भी लिख दीजिए। देखिए हमने पहले क्या देखा था, ए जो है वो डी के कंपेयर मोर एसिडिक है। फिर हमने देखा कि सी जो है 3 माइनस आई के साथ बी के कंपेयर ज़्यादा एसिडिक है। अब इसको कंबाइन करके लिखना हो तो सबसे पहले कौन सा एसिडिक हो गया, ए, फिर डी, उसके बाद ये वाले आ जाते हैं। तो हमारा एसिडिटी का ऑर्डर ये हो गया, यही हमारा एसिडिटी का ऑर्डर है, यही हमारा के ए का ऑर्डर है। बट पी के ए के ऑर्डर की बात करें तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फिर पी के ए वैल्यू सबसे ज़्यादा बी की आएगी, ठीक। ये आपका एक एग्जाम्पल था डीएनपी रूल का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस रूल से। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो गया। इंडक्टिव इफ़ेक्ट के अंदर ही जब इंडक्टिव इफ़ेक्ट सेम हो जाता है तब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। भाई यहाँ पे नंबर सेम हो, अरे डिस्टेंस सेम हो गया था कि नहीं, कार्बन 2 भी, कार्बन 2 पे भी, इधर भी, इस वाले कार्बन पे तो कोई आई इफेक्ट लग ही नहीं रहा, न प्लस न माइनस। इस वाले पे माइनस आई लग रहा है, अब दोनों पे माइनस आई लग रहा है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा माइनस आई लगा रहा है, तो डिस्टेंस के बाद नंबर पे आए। नंबर में हमने देखा ये 2 माइनस आई लगा रहा है, ये सिर्फ 1 लगा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला बता दिया कि ए ज़्यादा एसिडिक है डी से। फिर हम इस कार्बन पे आते हैं, बी और सी। फिर हमने देखा कार्बन नंबर 3 पे भी माइनस आई, 3 पे भी माइनस आई, फिर से डिस्टेंस सेम हो गया। अब नंबर पे आएंगे, जब नंबर भी सेम हो जाए, सपोज़ यहाँ पे भी मैं आई कर दूँ, यहाँ पे भी आई कर दूँ, और यहाँ पे भी मैं नहीं, आई नहीं, यहाँ पे हम फ्लोरीन कर देते हैं। यहाँ पे जो फ्लोरीन था हम फ्लोरीन कर देते हैं, यहाँ पे भी फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब यहाँ पे भी 3 माइनस आई, यहाँ पे भी 3 माइनस आई। अब क्या होगा, अब जब नंबर भी सेम हो गया तब हम पावर पे आएंगे। अब आई से ज़्यादा पावर फ्लोरीन की होती है अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो यहाँ पे बी जो है सी से ज़्यादा एसिडिक हो गया। समझ रहे हो? तो डीएनपी रूल से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस आप लोग बुक्स उठा के लगाते रहिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो की स्पीड मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्लो चल रहा है, तो मैं स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स सभी को लेके चलना है हमें। कोई लोग जल्दी समझते हैं, कोई आराम आराम से समझते हैं। कुछ फ्रेशर्स होंगे केमिस्ट्री में, हो सकता है 11-12 के बच्चे इंडक्टिव इफ़ेक्ट को समझ रहे हो, तो वो उनको आराम से ही समझाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बहुत आराम से ही वीडियो बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी मतलब अगर आप अपना टाइम थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं तो आप उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, वीडियो फास्ट प्ले होगी, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट ख़त्म। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग।